हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर जो पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका डिस्क्रिप्शन चल रहा है। तो ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जिनमें से कमेंट आया हुआ है अफरोज इतरात का, राजमणि राय का, विश्वास शर्मा जी का और लक्ष्य गुप्ता। इन लोगों के कमेंट आए हैं, 3 ही 4 लोगों के। हाँ, अड्डा 365 भी हैं, उनके भी कमेंट आए हैं। राजमणि जी ने कई कमेंट किए हैं। राजमणि राय जी, आप एक कमेंट किया करिए, उसके बाद उसमें एडिट करके उस पर लिख दीजिएगा, तो आपको एक ही कमेंट में सब कुछ हो जाएगा, जैसे अफरोज इतरात जी ने किया है। तो चलिए देखते हैं। आपको इसी प्रकार से अब लेक्चर मिलते रहेंगे, एकदम तैयार रहिए। समय आपके पास बहुत ही कम है, बहुत कम क्या, अब 1 महीने भी नहीं बचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। 30-31 क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण हैं, और प्रयास रहेगा कि अगर यूपीएससी के भी कुछ 30-35 क्वेश्चन छांट के निकाल दिए जाएं कि अब तक जो पूछे गए हैं पॉलिटी के, तो उसका भी एक लेक्चर आपको दिया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों की संख्या यानी राज्यसभा की सीटों की बात की गई है अलग अलग राज्यों में। उत्तर प्रदेश पीसीएस ने कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, राज्यसभा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है। पिछले वर्ष 2021 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो थोड़ा सा एक बार नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर गुजरात में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, कर्नाटक में 12 हैं, केरल में 9 हैं, उड़ीसा में 10 हैं। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पिछले 21 में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ है, देखिए यहाँ पर देखिए सर्वाधिक सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, 31 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है, यहाँ पर देखिए 19 सीटें हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद यहाँ पर कहीं 18 दिख रहा है, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं राज्यसभा की। और उसके बाद यहाँ पर बिहार में 16 सीटें हैं, और कर्नाटक में 12 सीटें हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर तो 12 होते थे। तो यहाँ पर पुडुचेरी में 1 हैं। तो ऐसे एक बार देख लीजिए, एक नज़र देख लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर करिएगा। आंसर जो है कि जैसे कि आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा कौन से ऐसे 5 राज्य हैं उनमें सर्वाधिक सीटें बढ़ते क्रम में, मतलब पहले उत्तर प्रदेश के बाद किस में ज़्यादा है, फिर उसके बाद किस में है, फिर उसके बाद किस में है, फिर उसके बाद किस में है। 5 राज्यों के नाम और उनकी सीटों को भी यहाँ पर लिख के ऐसे आप लोग कमेंट करिएगा। एक बार सर्च करिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कोरम कितनी होती है, कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने शायद पूछा था। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग यानी 10% कोरम होता है, और संविधान के अनुच्छेद 100 में ये बात दी गई है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु यदि कुल सदस्य संख्या कम से कम 10वां भाग नहीं है तो बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि गणपूर्ति ना हो जाए। अनुच्छेद 100 के भाग 3 के अंतर्गत कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग लोकसभा की बैठक की गणपूर्ति माना जाता है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन और कारण है। कथन क्या दिया गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही बात है। कारण क्या है कि भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, अब कथन कारण देखिए कैसे करते हैं। दूसरा देखिए कारण उठाई, भारत का अपना एक संविधान है इसलिए लोकतांत्रिक देश है, नहीं, दोनों सही हैं लेकिन उसकी व्याख्या नहीं हो रही है। क्या जिस देश के पास संविधान है वो लोकतांत्रिक है? नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ओके, ठीक है, भारत का अपना लिखित संविधान है। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, जोनल काउंसिल का लक्षण नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। जोनल काउंसिल संवैधानिक संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है, ये सांविधिक स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था, याद रखिएगा, संवैधानिक संस्था नहीं है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी बनाई गई। उत्तर पूर्वी परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल और मिजोरम को क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। ठीक है,
क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये सब स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर आगे जो दिए गए हैं, पहला वाला तो गलत हो गया। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी, सही है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया, सही है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, ये भी सही है, एडवाइजरी बॉडी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर लिखा गया कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बात तो सही लग रही है कि राज्यपाल को अधिकार तो नहीं है, ये तो काम राष्ट्रपति का है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बात सही है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जिस प्रकार राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इससे पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल के पास कार्यकारी, न्यायिक, वित्तीय, विधायी, विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में उसे कुल सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति करता है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, तो वह तो विधानमंडल का हिस्सा है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, उसी प्रकार से राज्यपाल भी राज्य के विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। नंबर 3, उन्हें विधान परिषद में कुल सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो अधिकार तो है ही, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, न्यायिक शक्ति है। तो यहाँ पर सही कौन कौन सा है? पहला सही है और तीसरा सही है, तो 1 और 3 यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? मतलब अंतर्राज्यीय परिषद कौन गठित करता है? तो राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को केंद्र राज्य संबंधों में विवादों, लोकहित के किसी विषय पर अनुशंसा करने आदि मुद्दों पर जांच, चर्चा और सलाह देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश के अनुसरण में, बहुत ध्यान से, RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश के अनुसरण में 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति आदेश के तहत किया गया। 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति आदेश के तहत किया गया। और यही क्वेश्चन अभी बिहार पीसीएस में पूछा गया RS सरकारिया के बारे में, सरकारिया कमीशन के बारे में। अगर सिर्फ सरकारिया केंद्र राज्य संबंधों से आपने सुमेलित कर लिया उसमें, तो वो बिहार पीसीएस का क्वेश्चन सही हो रहा है। देख लीजिएगा एक बार फिर से। परिषद में प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। किसका? केंद्र राज्य संबंधों वाले जो विवाद होते हैं उसके लिए जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसका। सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसमें सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित इसमें शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है अंतर्राज्यीय परिषद का। लेकिन जोनल काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। ठीक है, अनुच्छेद 263 सरकारिया कमीशन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो राज्यसभा का अनन्य अधिकार अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, अनुच्छेद 312 के तहत, याद रखिएगा। कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर्स हैं, तो अब आज फिर कमेंट करिएगा कि राज्यसभा की 312 के मतलब इसके अलावा कौन कौन से आर्टिकल के तहत स्पेशल पावर राज्यसभा को है। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक भारतीय सिविल सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध अनुच्छेद 312 के तहत कर सकेगी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी तीनों में विभाजित किए जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? मतलब संविधान से इतर यानी संविधान से बाहर की संस्था है। कौन सी संस्था है? ऑप्शन यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग तो दिया गया है,
और वित्त आयोग भी दिया गया है 280, यूपीएससी 315 है ना, निर्वाचन आयोग किस में दिया गया है 324, नीति आयोग नहीं दिया गया है, नीति आयोग नहीं दिया गया है। नीति आयोग तो 2015 1 जनवरी 2015 को बना है। आप कमेंट करिएगा नीति आयोग के नए वाले उपाध्यक्ष कौन हैं, नए वाले उपाध्यक्ष कौन हैं और कौन से नंबर की नीति आयोग की ये उपाध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग तथा अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं, जबकि नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। आखिरी बैठक संविधान सभा कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। ओके, व्याख्या देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई, यानी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। ओके। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी तारीख को ही नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध आदि प्रभावी हुआ। संविधान सभा के लिए कुल 11 बैठकें हुई। कितनी बैठकें? 11 हुई। इसके अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस दिन भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है। अब आप लोग कमेंट करिएगा कि 24 जनवरी 1950 को और क्या क्या चीज़ें भारत ने अंगीकृत कर ली, भारत ने ले लिया, तो ये आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, ठीक है। चलिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला दिया है, पहला ऑप्शन, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यही बात है ना। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है भैया। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। कैसे मिलेगी भैया? अलग होने की वकालत करोगे तो मिलेगी। तो केवल एक सही है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम, संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। मतलब कि केंद्र जो है राज्यों को तोड़कर नए राज्यों का गठन कर सकता है। राज्यों के पास ये पावर नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाए। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं? आपको पता होगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व 48A में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रखा गया। मूल कर्तव्यों में भी रखा गया है। 51A में मूल कर्तव्यों में रखा गया है। ठीक है, तो A और B दोनों सही हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तारित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। वहीं ये राज्य करेगा। वहीं मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत शामिल, जिनकी संख्या 11 है, 7वें मूल कर्तव्य में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ठीक है, तो कूड़ा इधर उधर फेंकना, प्लास्टिक कचड़े को इधर उधर फेंकना, ये सब नहीं करना चाहिए। और पेड़ वगैरह ज़रूर लगाइए। आपके पास जगह हो, जगह ना हो तो तब भी लगा सकते हैं आप लोग। नहर के किनारे लगा दीजिए, नदी के किनारे समय निकाल कर लगा दीजिए, रोड के किनारे जगह खाली वहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? बहुत ध्यान से देखिए, विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है।
क्या है भैया इसमें? संविधान की प्रस्तावना को संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप माना जाता है। जो विस्तृत विवरण है उसका संक्षिप्त स्वरूप है। प्रस्तावना के संबंध में बेरूबरी मामले 1960 में कहा गया कि यह संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध ही लगा सकता है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह बेरूबरी मामले में ऐसी बात की गई 1960 में, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णयों को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना और कहा कि जब कोई अनुच्छेद या संविधान का क्षेत्र अस्पष्ट हो और उसका ठीक ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो उसके स्पष्टीकरण और व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अतः कथन भी सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन घुमा के फिर से पूछे जाएंगे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? पंच यानी 5 + 4 यानी 9, भाग 9 IX में इस ऐसा है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में और 74वां संविधान संशोधन 1992 में 10वां भाग जोड़ा गया, जिसमें म्यूनसिपालिटी के बारे में बताया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। विकल्प ए सही है। म्यूनसिपालिटी 10वें भाग में है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश। 3 वाले में आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है कि जो राज्य हैं भारत के उसको छोटा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसके राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, ये सब चीज़ें की गई हैं। आर्टिकल 2 में दिया गया है ना कि आर्टिकल 2 में दिया गया कि एडमिशन आर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट विच आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। जो भारत के भाग नहीं रहे हैं उनको एडमिट किया जाए, एडमिशन दे दिया जाए, मतलब उनको मिला लिया जाए। जैसे पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान पर हमला करके उसको अपने अंडर कर लिया जाए तो अनुच्छेद 2 के तहत कर लिया जाएगा, 3 के तहत नहीं। ठीक है, 3 के तहत बाद में किया जाएगा, जब उसको छोटे छोटे अलग भागों में बंटवारा करेंगे तब अलग अलग नाम रखेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसके अतिरिक्त किसी राज्य क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना का प्रावधान किया गया, अर्थात संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य देखिए यहाँ पर भाग 4 क में दिया गया है। ठीक है, 51A भाग 4 का। राज्यों के बारे में भाग 6 में बात की गई। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग X यानी 10, IV यानी 14 भाग 14 में है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी के बारे में किस भाग में दिया गया है? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 105 किसके लिए हैं? महान्यायवादी के लिए हैं। 88, 105 विशेषाधिकार भी अलग अलग लोगों के लिए हैं। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति जब चाहेगा तब इनको हटा भी सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। 79 से 122 तक जो पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो वह है प्राक्कलन समिति, जिसमें मेंबर जो होते हैं 30 होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। इसे अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। अस्थाई कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी यही शायद कहा जाता है, तो अस्थाई मितव्ययिता कमेटी भी कहा जाता है। इस समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। 30 मेंबर होते हैं इसमें, और 30 मेंबर कहाँ से होते हैं?
किस यानी 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं या राज्यसभा से होते हैं, कहाँ से होते हैं, आप कमेंट करिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लोक उपक्रम में भी 22 मेंबर, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। ठीक है, इसमें जो पूछा गया वो कमेंट करिएगा। भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो 5 से 11 भाग 2। ओके, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद, अभी हम बताएं 263, यहाँ पर सही दिया गया है, सही। सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सही मतलब आंसर दिया गया है। वित्त आयोग 280 में है, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन 280, 281 में इसकी बातें हैं। प्रशासनिक अधिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको ऐड किया गया, 323A 323B, दोनों में ये बातें हैं। संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट यानी राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन सुमेलित नहीं है लेकिन आंसर जो है सभी सही है। अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। अनुच्छेद 44 बराबर है यानी समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, क्या यह अनुच्छेद 48 यहाँ पर सही है? अनुच्छेद 48 क्या यहाँ पर सही है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, क्या वह अनुच्छेद सही है? कमेंट करिएगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण के लिए अनुच्छेद 48 सही है, सही नहीं है तो कौन सा अनुच्छेद होगा वो कमेंट करिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई। अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाने की बात की गई यानी 67 में। अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाने की बात की गई है, स्पीकर को हटाने की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए हाँ, यहाँ पर देखिएगा कि एक अनुच्छेद 89 में क्या है, अनुच्छेद 93 में क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 90 क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात की गई है। ओके, यहाँ पर सब सही हैं। भारतीय संविधान द्वारा किए गए कार्य, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित हो गई या ग्रहण की भारत ने। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को ले लिया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। ओके, तो 24 जनवरी को ये 3 काम हुए हैं, ये 3 काम हुए, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत कर लिया गया, अपना लिया गया। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था, किसने बनाया था, कमेंट करिएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तथा कारण यानी कथन कारण वाला दिया गया है। अभिकथन क्या है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, पता ही होगा राज्यसभा कहाँ विघटित होती, नहीं होता विघटन। कारण क्या है, उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो क्या इसलिए इसका विघटन नहीं होता है? नहीं, यहाँ पर दोनों चीज़ें सही हैं, कथन और कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 प्रावधान करता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अपनी सदस्यता छोड़ देंगे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों से कौन सा सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, बात सही है। ठीक है, राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की विधानसभाओं के मतलब सदस्य दोनों लोगों के चुनाव में भूमिका निभाते नहीं निभाते हैं, राष्ट्रपति के केस में निभाते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में नहीं। ठीक है, तो पहला सिर्फ सही है। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 54 है, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 66 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित की बात हो रही है, नॉमिनेटेड की नहीं हो रही। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य लेते हैं, मतलब निर्वाचित और जो नॉमिनेटेड दोनों लोग भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित
अधिकरण की स्थापना हुई थी, वैसे एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 को की गई। एनजीटी के गठन के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके पास इस तरह का न्यायाधिकरण है। पहले दो देश हैं ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों को निपटाना है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? एक बार विधानसभा ने पारित कर दिया है तो विधान परिषद में कितने महीने तक रहेगा? ठीक है, धन विधेयक के अतिरिक्त की बात हो रही है तो वह 3 महीने तक रहता है। फिर दोबारा भी अगर विधानसभा भेजती है तो 3 महीने प्लस दोबारा जब भेजती है तो 1 महीने, यानी टोटल 4 महीने तक विधान परिषद ऑर्डिनरी यानी कि धन विधेयक को रख सकती है। लेकिन यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग की बात नहीं है। राज्यों के केस में ज्वाइंट सिटिंग जो अनुच्छेद 108 के तहत संसद में है, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा में 6 महीने तक अगर रुका रह जाता है ऑर्डिनरी बिल के केस में, साधारण विधेयक के केस में, तो ज्वाइंट सिटिंग होती है अनुच्छेद 108 के तहत, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोकसभा स्पीकर नहीं रहता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। और अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं हैं तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 डी में किया गया है, 243 डी में किया गया है, सही है ये। यानी कि जो आरक्षण 33% आरक्षण पंचायतों में दिया गया है। ठीक है, और जो कमेटी बनी हुई हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी इसके लिए, अशोक मेहता, इसके लिए नहीं मतलब पंचायतों के लिए, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवे के राव, एल एम सिंघवी, 4 कमेटी ये बनी थी क्रमशः, याद रखिएगा 4 कमेटी। एल एम सिंघवी आखिरी कमेटी थी जिसके बाद संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। ये सब चीज़ें नहीं है सही, तो यानी केवल एक सही है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 243 घ यानी डी के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 यानी 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। आप लोग कमेंट करिएगा कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। ठीक है, कौन से ऐसे राज्य हैं और कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने ऐसा किया था और कब किया था। ठीक है, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है तो वे कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी। याद रखना क्या है कि संविधान के 70वें संशोधन 1992 के द्वारा यह अधिकार दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली तथा पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अभी दिल्ली और पुडुचेरी में ही विधानसभा हैं। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव वगैरह नहीं हुआ, ना अभी विधानसभा बनी है, लेकिन वहाँ पर प्रावधान किया गया है जब विधानसभा बनेगी तो उनको भी शायद अधिकार दे दिया जाए आने वाले समय में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? आपातकाल की उद्घोषणा का आधार कौन सा एक नहीं हो सकता है? तो वह है आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। यह आधार नहीं हो सकता है किसका? आपात की घोषणा का। पहले था संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध यानी वार, बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन तथा सशस्त्र विद्रोह आर्म रिबेलियन के आधार पर देश के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352 के तहत। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, जिससे इसका दुरुपयोग न किया जा सके जैसा कि दुरुपयोग किया गया था पीछे। ठीक है, तो ये चीज़ें
याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सब चीज़ें यहाँ पर सब क्वेश्चन पूछे गए हैं तो महत्वपूर्ण हैं ही। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है। विधायी शक्तियाँ यानी सब्जेक्ट वगैरह जो दिए गए हैं 7वीं अनुसूची में उसको बंटवारा किया गया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात की गई है। 9वीं अनुसूची में भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, यूपी पीसीएस पिछली बार पूछा था, इस बार भी पूछ सकता है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता, ठीक है, इसकी बात की गई 10वीं अनुसूची में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसको कमेंट करिएगा। अब इसी प्रकार से लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, तब तक मिलेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। और आप जो लोग कमेंट करेंगे उनके नाम प्रॉपर तरीके से लिए जाएंगे। आप लोग ज़रूर सर्च करके कमेंट किया करिए, ज़रूर सर्च किया करिए, हो सकता है कुछ और चीज़ें वहाँ से मिल जाते हैं आपको। तो कभी कभी ऐसे इधर उधर से मिली हुई चीज़ें जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और आप सही कर लेते हो तो 1 नंबर आपका प्लस हो जाता है, और 1 नंबर जो है कि आपका प्लस होता है तो आप आगे बढ़ जाते हो। अन्यथा 1 नंबर भी पूरा 1 साल लेकर चला जाता है ना। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, और प्रयास रहेगा कि अगर यूपीएससी का बेहतर तरीके से मटेरियल कोई मिल जाता है तो हम उसके भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन का एक लेक्चर आपको दे देंगे। उसके अलावा सीसेट के लिए, सीसेट में संप्रेषण का मटेरियल हम ढूंढ रहे हैं कि संप्रेषण का सबसे बेहतर मटेरियल कौन सा है। हमारे पास है मटेरियल लेकिन पुराना मटेरियल है, सोच रहे हैं न्यू मटेरियल हो, बेहतर तरीके से कम संप्रेषण को अच्छे से आपको पढ़ाया जाए। संप्रेषण में बड़ी समस्याएं हैं लोगों को, और संप्रेषण हमारा बेहतर है इसलिए हम उसको बेहतर तरीके से चाह रहे हैं कि आपको बताएं। और जो प्रीवियस ईयर के मैथ वगैरह के क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करवाएं। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जो यूपी पीसीएस पूछा है उसको सॉल्व करवाएं। कम से कम वहाँ से उस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाएँ तो वो आप लोग कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, शाम तक कोई और लेक्चर आपको जल्द ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर रेगुलर क्विज 8 से 10 क्विज रेगुलर होते हैं। जल्दी हम करंट के बेहतर क्विज आपके सामने लेकर आएंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।